अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आज वीकेंड है और वीकेंड पे आपको पता होता है कि हम लोग लाइटर नोट पे बात करते हैं। टॉपिक्स बड़े अच्छे अच्छे हैं आज भी, तो आपने हमारे साथ ही रहना है और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। और अगर किसी वजह से आपके आज के दिन का आगाज अच्छा नहीं भी हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है और ये नहीं सोचना कि हमारा बाकी का जो दिन है वो भी खराब गुजरेगा, क्योंकि हम में से अक्सर तोहमात का शिकार लोग समझते हैं कि जब आगाज ही अच्छा नहीं हुआ तो इख्तिताम कैसे अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। अगर एक काम खराब हो जाए तो बाकी काम दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ना कि दिल छोड़कर सारे काम ही हमें खराब कर देने चाहिए। अपनी गलती से फौरन सीखिए और आगे बढ़ जाइए, ना कि उसी गलती को जहन पर सवार करके मजीद गलतियों पर गलतियां करते जाएं। और जिंदगी तो ऐसे ही है, मुश्किलात और आसानियों का मजमुआ है। इसी में जीना सीखिए और बहते हुए पानी की तरह आगे बढ़ते जाइए। टॉपिक की तरफ चलते हैं और जो स्टूडियो के हाल अहवाल है वो भी आपको बताते हैं। तो हमारे साथ हमारी सुपर फिट न्यूट्रिशनिस्ट मोइना बेग मौजूद है। उनसे जानते हैं खाने पीने के हवाले से। मौसम की बात होगी है तो मौसम के मुनासिबत से खाना पीना हमने क्या है वो भी बात कर लेते हैं। मोइना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं? थैंक यू मोनिका, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, डाइटिंग करना मेरे ख्याल से हम सबका अपना पसंदीदा मशगला बन चुका है, लेकिन हमने डाइटिंग करनी कैसे है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि आजकल जो लोग डाइट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। तो वो क्या हमारी सेहत के लिए ठीक है? ठीक है मुनीबा, एक तो ये कि टॉपिक बहुत ही मच नीडेड है। हाँ। मतलब कि इसकी मैक्सिमम ज़रूरत है आजकल डिस्कस करने की और लोगों को बताने की। एक तो ये कि डाइटिंग एक तो पहले ही इतना वो लोगों को हॉरिफाई कर देता है वर्ड कि हम डाइट पे जाएंगे। वो जाते ही तब हैं जब उनका वेट इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि अब कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जहन में ये है कि डाइटिंग एक बड़ी टफ किस्म की रूटीन है, जो कि एक समझ लें वो पनिशमेंट समझ के डाइट कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइट में ये कि आपने सिर्फ कंट्रोल्ड ईटिंग करनी है। उसमें कंट्रोल कोई भी फैक्टर ला सकता है, आपकी एज, कोई डिजीज़ है, वेट जिसमें एक शामिल होता है। लेकिन ये जो क्रैश और हेल्दी डाइटिंग है ना, ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। अच्छा। तो मैं ना आप सबके लिए, ताकि सबको एक अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस क्लियर कर देती हूँ कि क्रैश और अनहेल्दी डाइटिंग में और हेल्दी डाइटिंग में। जरूर। हाँ, तो सबसे पहले तो ये कि जो क्रैश डाइट होगी ना, वो हमेशा किसी एक फूड ग्रुप पे फोकस्ड होगी। ठीक है। जैसे आप यूं करेंगे, कीटो है, फैट सारे लेना है, नो कार्बोहाइड्रेट्स या ओनली प्रोटीन लेना है। फिर कुछ तो बिल्कुल ही अनहेल्दी है, जैसे सूप कैबेज डाइट आ गई, कोई फ्रूट डाइट है कि आपने पूरा दिन एग डाइट आ गई। हाँ। कि कोई एक फूड ग्रुप पे फोकस कर देंगे। और उसके कॉन्ट्रेरी जो हेल्दी डाइटिंग है वो आपको हमेशा बैलेंस, कि आपने पूरा दिन किस टाइम कौन सा लेना है, सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करेंगे। सेकेंडली, क्रैश डाइट हमेशा शॉर्ट टर्म होगी, सस्टेन ही नहीं कर सकते आप बहुत ज्यादा देर उस पे। जो हेल्दी डाइटिंग है वो लॉन्ग टर्म है। थर्डली ये होता है कि क्योंकि वो एक बैलेंस नहीं होता, और इस तरह तो यूजुअली ऐसा होता है कि फैट लॉस की बजाय मसल लॉस तेजी से होता है, फ्लूइड लॉस सबसे पहले होता है। वो जो क्रैश डाइटिंग आती है ना, 40 डे चैलेंज, 20 डे चैलेंज, वो ऐसा होता है कि इतनी देर में आप हेल्दीली तो वेट लूज कर नहीं सकते। ठीक है। तो वो आपका मसल मैस भी लूज हो रहा है साथ, और इनिशियली आपका बस फ्लूइड लॉस होता है। और उसके कॉन्ट्रेरी अगर हम हेल्दी डाइट में देखें तो वो फैट लॉस होता है हेल्दी। फिर मैं उसमें ये डिफरेंस हमेशा ये होगा कि आपको ना उसके परमानेंट इफेक्ट्स नहीं आते क्रैश डाइटिंग है। और देखा है हमने मतलब जो लोग क्रैश डाइट कर रहे होते हैं ना, वो बाद में ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमने अच्छा चलो किया 4 महीने की, और उसके बाद हमारा दोबारा से हमने वेट जो है वो गेन कर लिया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि एक तो कभी भी जो आपको हेल्दी डाइट प्रिस्क्राइब करेगा, जो भी प्रोफेशनल है, वो आपको कभी ऐसे चैलेंज नहीं करेगा जो 5 दिन में 10 किलो कम टाइप का कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो नेचुरल फैट लॉस नहीं है। वो आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस ला रहा होता है जो डिजायरेबल नहीं है। तो डाइटिंग करने के लिए किसी माहिर से मशवरा करना कितना ज्यादा जरूरी लगता है मोइना आपको? क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने से भी, बहुत से लोग, मतलब मेरे ख्याल से 70% ऐसी पॉपुलेशन है जो खुद से डाइट शुरू कर देती है करना। हाँ। इसमें यह है कि लोगों का भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अनफिल्टर्ड एजुकेशन जो उन्हें सोशल मीडिया पे मिल रही है, अब वो इस तरह के क्लेम्स हैं कि आप जीरे का पानी पी लें, 40 दिन में वजन कम कर लें, जो कि मतलब बायोलॉजिकली है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं तो वो ऐसा होता है कि आपकी इंडिविजुअल फैक्टर सारे काउंट करके, ठीक है, आपकी कैलोरी काउंट निकाल के फिर कितना डेफिसिट डालेंगे तो फ़र्क आएगा, वो निकाल के आपको हमेशा गाइड कर देता है। उसका ये है कि उसके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है।
आपका 1 मंथ में 5 to 7 kg लूज होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होता। तो लोग असल में जाते तब हैं जब उनके पास पूरा शॉर्ट टाइम, जब उन्हें लगता है कि अब हमने जो इतने साल में वेट बढ़ गया है, अब उनको चाहिए कोई मैजिक के फटाफट हम बस दिनों में खत्म हो जाए, वो फैट जो है फौरन से हमारी बॉडी से दूर हो जाए। दूसरा मोइना, मतलब डाइटिंग में या हेल्दी डाइट करने में हमारा नाश्ता कितना इम्पोर्टेंट है और उसमें हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, किस तरह लेनी चाहिए ताकि हमारा जो पेट भी भरा रहे और हम लोग डाइट भी कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुनीबा, हेल्दी डाइट में तो सबसे पहले बात यह है कि सारे मील्स ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मील स्किप नहीं करना। बहुत सारी ऐसी टाइप ऑफ क्रैश डाइटिंग है जिसमें वो आपको इतनी लंबा फास्ट कराते हैं कि आपने खाना शुरू ही 2-3 बजे करना है या ऐसे करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका हर टाइम का मील इंपॉर्टेंट है। अब खासतौर पर जैसे वर्किंग है सारे, तो ब्रेकफास्ट तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है। Exactly. दूसरा, ब्रेकफास्ट में जो भी लेंगे वो आपका बर्न होगा, आप एक्टिव डे गुजारते हैं। एक तो आपकी डेज एनर्जी डिपेंड कर रही है ब्रेकफास्ट पे, और फिर वो आपका कंज्यूम हो जाता है ना अच्छे तरीके से, तो वो सबसे अच्छा है। तो ये हमेशा ऐसी ट्रांजिशन होनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट सबसे हाई कैलोरिक हो, सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हो, फिर थोड़ा सा रिडक्शन लंच में, और डिनर लाइटर हो, क्योंकि उसके बाद आप उतनी एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप स्लोअर हो जाते हैं। तो वैसे ही मतलब आपको लाइट फॉर्म में डिनर करना चाहिए, और कोई भी स्नैक भी मिस ना करें। अच्छा। जो क्रैश डाइटिंग वगैरह होती है उसमें तो बहुत ऐसे लगता है ना, डाइट से जहन में आता है कि अब सारी अच्छी चीजें मिस हो गई हैं, अब तो हमें कोई पनिशमेंट मिलने लगी है ज्यादा वेट होने की। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बल्कि डाइटिंग में ऐसा करते हैं कि 6 मील्स कर देते हैं और कंट्रोल्ड पोर्शन कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप वो स्नैक में जो फ्रूट और जो डेयरी, जो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो आपके मील में मिस हो रही हैं, वो आप पूरे करते रहें। तो 6 मील किस तरह आप मोइना करते हैं? उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि कितने देर बाद उन्होंने 1 मील लेना होता है? हाँ, वो ऐसा है कि अगर आप ब्रेकफास्ट अपने टाइम पे करते हैं तो 2 आवर्स 2.5 आवर बाद आप छोटा सा कोई मिड डे स्नैक ले लेते हैं। अच्छा। इसमें फ्रूट जूस कोई भी, जैसा गर्मियों में तो हम यही कहते हैं कि कोई ड्रिंक ऐसा ले लें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कर दे। फ्रूट जूस हो सकता है। फिर ये है कि लंच और डिनर के दरमियान में मिड इवनिंग स्नैक आ जाता है। उसमें जिस तरह अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम प्लान की हुई है तो आप उससे पहले कोई भी ऐसी मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग चीज़ ले सकते हैं। जो लोग वर्कआउट करते हैं वो कोई थोड़ा सा ऐसा स्नैक ले सकते हैं, पीनट बटर फ्रूट टाइप, ठीक है, कि वो उसमें फ़ायदा मंद हो जाए। फिर बेड टाइम पे, या तो अगर आपके डिनर पे डिपेंड करता है टाइमिंग पे, या तो हम उस टाइम डेयरी या कोई ऐसी ग्रीन टी जैसी चीज़ जो आपको ईजिली हेल्प आउट करे कि अब आप डिनर के बाद सो सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हो के 3 मेन मील्स और 3 स्नैक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इनफ वो है पूरे दिन में। ऐसे ये नहीं कि डरने की बात नहीं है डाइटिंग से, आप इतना खा रहे होते हैं, फिर ये कि सारे फूड ग्रुप से शामिल हो जाते हैं तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, आपको क्रेविंग नहीं होती कोई अनहेल्दी फूड खाने की। जब आप लॉन्ग गैप्स डालते हैं ना, फिर आप वो फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर आप एकदम से बड़ा मील खाते हैं, नाश्ता मिस कर दिया, लंच में कुछ ऐसी चीज ले ली, फिर आप डिनर में वो सारा कुछ वो जो कसर होती है ना पूरे दिन की, वो पूरी हाँ, निकाल देते हैं कि हाँ हमने खाना है और उसके बाद सोना है, और फिर कहते हैं हमारा वेट लूज नहीं हो रहा। और दूसरा, जब ये हम खा भी रहे हैं या डाइट भी कर रहे हैं तो उसमें हमारी एक्सरसाइज का शामिल होना कितना ज्यादा जरूरी है? ऐसा है कि एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी तो इम्पोर्टेंट है। अब जिस तरह से आप अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखते हैं किसी भी मशीन की तरह, वो उतनी एक्टिव रहेगी, उतना ही अच्छा चलती रहेगी। तो ये कहते हैं कि आपका 70-30 है, डाइट आपका 70% रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि आप एक चीज़ ले रहे हैं ना, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ इंजेस्ट कर रहे हैं, तो उसने फ़र्क तो डालना है आपका कैलोरिक आउट इन और उस इन और आउट पे। सेकेंडली ये कि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वैसे ही आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके फ्रेश रहने के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी रहने के लिए। दूसरा ये कि आपका बैलेंस जब ऐसा होता है ना कि कैलोरीज बर्न ज़्यादा, कंज्यूम कम, तो ऑटोमेटिकली आप गेन नहीं करते। और दूसरा मोइना, हम देखते हैं कि रोटी और चावल सबसे पहले छोड़ते हैं लोग। मतलब एक तो ये हमारा तवानाई का भी जरिया है, दूसरा ये मोटापे का भी जरिया है। तो जब भी कोई डाइट करता है सबसे पहले ये दोनों चीजें जो है वो छोड़ देता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है कि हम इनके ऑल्टरनेटिव चीजें यूज कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि एकदम से ये फूड ग्रुप छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो हम बचपन से ये चीजें खा रहे हैं, और वो अचानक से छोड़ते हुए दिल को भी कुछ होता है। और दूसरा ये कि छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जहन में रखिए ना, आप कोई, जिस तरह मैं हमेशा अपनी फीमेल पेशेंट्स को कहती हूँ कि कोई चीज ऐसे आप बना सकते हैं कोई इंग्रेडिएंट मिस करके और वो अच्छी बन जाए। कोई बेक ऐसी चीज नहीं हो सकता, भी आपने पूरे करने। तो अगर आपका गोल ये है कि आपने हेल्थ गेन करनी है और आपने अपने बाल लूज नहीं करने, स्किन अच्छी नहीं लूज करनी, आपने मैदा खराब नहीं करना, तो फिर कोई भी फूड ग्रुप मिस ना करें।
उसको ऐसा कर लें कि जिस तरह हमारा बस मसला ये है कि हमारा तीनों टाइम में रोटी का प्रोपोर्शन हमारी ऐसी कल्चरली ऐसा है कि हम बस रोटी पे फोकस करते हैं तीनों टाइम। तो यूं इसको चेंज किया जा सकता है कि उसको उसमें सैलड, योगर्ट, प्रोपोर्शन ऐसा करें कि एक टाइम तो आप पूरा मील लें। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज जो हैं इनसे हमें बी विटामिन्स मिल रहे हैं। ठीक है। फिर जो लोग बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रह रही है, हैवीनेस है, फाइबर इनफ नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मेरा तो ये व्यू पॉइंट होता है कि आप कोई भी फूड ग्रुप ना छोड़ें, हर चीज़ की बेहतर वर्जन ले लें। जैसे आप वाइट ब्रेड नहीं लेते कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज में, लेकिन आप ब्रांड या मल्टीग्रेन तो ले सकते हैं ना कि आप फाइबर भी मिले और कम कैलोरीज मिल जाए। इसी तरह हम होल व्हीट रोटी चूज कर सकते हैं, नान वगैरह छोड़ सकते हैं। फिर ये है कि राइस को, क्योंकि राइस भी थोड़े से बदनाम ज़्यादा है, जितना कि हर डिजीज़ में राइस छुड़वा देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप राइस भी लें, ठीक है। उनको ऐसा है कि ब्राउन राइस ले लें, पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल कर लें क्योंकि थोड़ा सा स्टार्च उनमें ज़्यादा है। और ये कि उनको नंबर ऑफ डेज यानी वीक में ट्वाइस और थ्राइस ले लें, ठीक है। फिर वो ज्यादा बेहतर हो सकता है, ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इवेंचुअली जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते भी हैं, फिर वो जो क्रैश डाइट वाली बात है, फिर छोड़ के बिल्कुल कीटो कर ली, फिर वापस आए, फिर आप कहते हैं आप सडनली वापस आ रहा है क्योंकि इतनी थोड़ी कैलोरीज लेनी थी कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, अब थोड़ा खा के भी वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर और फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आप शुरू ही ऐसी अप्रोच से करें कि बैलेंस्ड होके चलें ताकि आप स्लो रिजल्ट्स लेकिन परमानेंट रिजल्ट्स आप। जैसे आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, तो उसको फास्ट करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो ये कि अगर आप अपनी टू लो कैलोरीज लेते हैं ना, जिस तरह अब लोग एकदम से अपने ओन पे ही डाइटिंग पे चले गए, आज हमने कुछ नहीं खाना, अब सूप पीना है, डिटॉक्स पीना है और सारा कुछ, जो 1200 से भी कम कैलोरीज ले रहे हैं। अब एक बंदा है जो 5556 है, ठीक है, और उसका वेट है ज्यादा और वो बिल्कुल ही कुछ 900-800 कैलोरीज पे चला गया है एकदम, तो वो आपकी ना बॉडी जो है वो स्टारवेशन मोड में चली जाती है कि उसको टॉप अप कैसे करना है इतनी कम कैलोरीज के साथ, तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। फिर आप ऐसा होता है कि कुछ अर्से बाद आप वेट स्टक कर ले हो जाता है और आप थोड़ा खा रहे हैं ना, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत सारी फंक्शनल फूड्स भी होती हैं, लेकिन सबसे पहला ये है कि आप अपनी कैलोरी काउंट कराएं और जितना, जैसे कि लेट से आपको 1500 चाहिए और आप 1200 कैलोरीज पे आते हैं, तो उतना डेफिसिट फाइन है, वो आपका फैट लॉस है। ऐसा नहीं है कि आपको ड्रास्टिकली 800 पे 500 कैलोरीज पे आने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ये है कि ग्रीन टी, कॉफ़ीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस हैं जो आपका मेटाबॉलिक रेट नेचुरली इनहांस कर देते हैं। अच्छा, वो फिजिकल एक्टिविटी आपका ये ज़्यादा बेहतर है। और ग्रीन टी और जैसे कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डाइट में भी, ये लोग ब्लैक कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें पीना शुरू कर देते हैं, ये भी ठीक है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, जब क्रैश डाइट हम कर रहे होते हैं। नहीं, असल में ऐसा है कि वो जो एक फूड की बेस पे कहते हैं ना कि ग्रीन टी पियेंगे तो वेट कम हो जाएगा, ये बिल्कुल फॉल्स है। एक चीज कभी भी वेट कम नहीं कर सकती। हाँ, अपनी डाइट प्लान में इसलिए शामिल कर लें कि डाइजेशन अच्छी हो जाए, मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहे, मतलब उसको इंक्लूड कर लें। ब्लैक कॉफी के अपने फायदे हैं, ग्रीन टी के अपने फायदे हैं, लेकिन यूं टोटल रिलाई करना कि यही चीज मेरा वेट कम कर देगी, मैंने इसे 5-6 दफा पीना है, फिर उसके अपने वो नुकसान निकल आते हैं क्योंकि मॉडरेशन नहीं है। क्योंकि मोइना, हमने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो ग्रीन टी फिर हर मील के बाद ले रहे होते हैं, क्या ये दुरुस्त है? ऐसा है कि ग्रीन टी अगर आप 2-3 दफा तो ले लें, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि आप उसका अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें क्योंकि वो थोड़ी सी डिहाइड्रेशन करती है। और ऐसा ना करें कि मैंने मील स्किप करके सिर्फ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पीनी है, मैंने नाश्ता नहीं करना, मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफी पीनी है, इसका फायदा नहीं होता। ठीक है, आप अपनी मील के साथ लेते हैं तो एक अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि बहुत सारी तरह से बनती है ना, कैमोमाइल टी है, फिर बहुत सारे लोग घर में सिनेमन जिंजर टी बनाते हैं, टर्मेरिक टी बनाते हैं, तो वो स्पाइसेस आपको फायदा देती हैं, आपकी डाइजेशन अच्छी कर रही हैं और वो उनके फायदे अपने हैं। लेकिन टोटल रिलायंस के बस ये पीऊंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये नहीं करना चाहिए। फिर इसीलिए वो डाइटिंग से डर आता है, जब सोचते हैं कि डाइट करनी है तो उन्हें फिर डर लगता है कि ओ नो, अब तो बस मेरी सारी अच्छी फूड्स गई और मैं सारा दिन ग्रीन टी पी रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा मुझे बताइएगा मोइना, क्या जो ग्रिल और हम लोग बारबेक्यू खाते हैं, क्या इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? क्या ये तले हुए खाने के बराबर होता है? नहीं, जो है ना डीप फ्राइड फूड्स, उनसे ग्रिलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग बेहतर है। ग्रिल जो बारबेक्यू है उसमें कुछ ऐसे रिसर्चेज आई थे जिसमें कुछ ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं कि अगर आप डेली लेते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह स्टीम करते हैं, एयर फ्राइंग लोग करते हैं या बेकिंग करते हैं,
तो क्योंकि उसमें फैट, जिसे हम फ्राई कर रहे होते हैं, तो फैट बहुत हाई टेम्परेचर पे और बहुत देर तक उसमें फ्राई हो रहा होता है, तो ट्रांस फैट्स बन रहे होते हैं, तो हम उससे ऑल टुगेदर बच जाते हैं जब हम अच्छी सी स्पाइसेस में मैरिनेट करके उसे बेक या स्टीम कर लेते हैं, तो कैलोरिक वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। फिर वो जो हम मीट खा रहे होते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा हार्मफुल वो है ही नहीं सब्सटेंस जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स के अगेंस्ट काम कर रहा हो या कार्सिनोजेनिक हो, तो वो एक बड़ा अच्छा बन जाता है अगर आप हेल्दी वे चूज करें कुकिंग का। और अगर डाइटिंग में हम ये ग्रिल करना शुरू कर दें तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। बहुत अच्छा है, बहुत बेक अच्छा करें, स्टीम करें। हाँ, ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, मोइना बेग हमारे साथ मौजूद थी। मोइना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं और बहुत मज़ा आया है। माहिर ग़िज़ा हैं और मोइना बेग हमारे साथ मौजूद थी, और आप लोगों ने भी अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो सुन ली होंगी कि किस तरह अगर आपने डाइटिंग करनी है तो आपने कौन कौन से पोर्शन अपने खाने के बनाने हैं और कितना खाना है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि क्रैश डाइट पर आप बिल्कुल चले जाएं और आप अपनी सेहत ख़राब कर बैठें। और भी आपसे बात करेंगे बहुत अच्छे अच्छे, आज हमारे पास टॉपिक है, आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक और अहम मौजू की तरफ चलते हैं और वो है प्रेगनेंसी के हवाले से। हमारे यहाँ एक बहस बहुत ही होती है कि हामला खवातीन की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या ऑपरेशन के जरिए। ये बहस इसलिए भी होती है कि अमूमन इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गायनोकोलॉजिस्ट वक्त बचाने और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन का सहारा लेती हैं। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं, हम ये फैसला मरीज की कंडीशन देखकर करते हैं कि बच्चे की डिलीवरी के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो जनाब, इस सब की क्या हकीकत है, इस हवाले से खुद ही एक गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन अनवार हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर माहीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर माहीन, खवातीन का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पैसे बचाने के लिए या वक्त को बचाने के लिए जो है वो सी सेक्शन कर देते हैं नॉर्मल के बजाय। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत लगती है आपको? देखिए, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर प्रोफेशन में काम करने वाले सब लोगों का जो कॉम्पिटेंस लेवल होता है वो एक सा नहीं होता। ऐसे ही है। तो एक माइन्यूट फ्रैक्शन को सामने रखकर अगर हम जो है वो कहें कि सारा प्रोफेशन ऐसा है, तो ये तो ठीक बात नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं होती। ठीक है। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ मेडिकल फैक्ट्स होते हैं, उनको भी मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। जैसा कि प्लेसेंटा प्रीविया, जैसे कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, अगर इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत सा ब्लड वेस्ट हो जाता है, मदर की लाइफ रिस्क में पड़ सकती है। अच्छा। हाँ, तो इस सिलसिले में ऐसी सूरत में फिर सिजेरियन सेक्शन तो मजबूरी हो जाती है। दूसरी है कि जैसे मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो सिजेरियन सेक्शन भी एक सेफ मेथड है टू डिलीवर द बेबी। इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि बहुत से डॉक्टर, बहुत से लोग जो है इसी वजह से परेशान होते हैं कि पता नहीं सी सेक्शन के बाद क्या होगा, या डर होता है उनके अंदर एक, तो उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हुआ है। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि पेशेंट्स की प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर मरीज़ को पहले से पता होगा ना कि उसके साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो किस तरह से हैंडल करना है, तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ बहुत कोऑपरेट करता है। अच्छा। तो अगर उसके पास पहले से नॉलेज होगा, मरीज़ को पहले से अगर हमने काउंसिल किया होगा, तो इस सूरत हाल में मरीज़ जो है वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करता है, उसके डिसीजन को सपोर्ट करेगा। अच्छा। और अच्छा एक फीडबैक देता है। तो इस सिलसिले में मरीज़ की काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि उसको नॉलेज हो कि उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो डॉक्टर महीन, किस स्टेज पर ये फैसला किया जाता है कि किस तरह डिलीवरी करनी है, मतलब वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन होगा? अच्छा, ये आप स्टेज की बात कर रही हैं, तो वो ये बात होती है कि कुछ पेशेंट्स को तो पहले ही बता दिया जाता है कि आपका सिजेरियन होगा। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर को कोई हार्ट की, लंग्स की या ऐसी कोई डिजीज़ है कि नॉर्मल डिलीवरी वो बियर नहीं कर सकती, वो लेबर पेन्स बियर नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में तो पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है। तो लेकिन बाद दफ़ा ऐसे होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं और लेबर के दौरान ही ड्यूरिंग द पेन्स इनिशियल स्टेज पे या लेटर स्टेजेस में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि हमें सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा। लाइक यूट्रस का रप्चर हो सकता है, बेबी का डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी स्टूल पास कर सकते हैं, मतलब ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
तो ऐसी कंडीशन में हम पहले से नहीं बता सकते कि सिजेरियन होगा, लेकिन मदर और बेबी के बेनिफिट के लिए फिर उसी वक्त जो है ना वो सिजेरियन का डिसीजन करना पड़ता है। उसी वक्त कंडीशन को देखकर जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है कि किस तरफ जाएंगे। अमूमन मरीज जो है इस हवाले से क्या फीडबैक देते हैं जब उनको पहले से जब आप बता देते हो कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं ठीक तो हम ऑपरेशन करेंगे, तो क्या उनका फीडबैक क्या होता है या रिएक्शन क्या होता है उनका? जैसे मैंने पहले भी ये डिस्कस किया कि अगर मरीज को पहले से ही पूरा नॉलेज हो ना कि हमने किस तरह से प्रोसीड करना है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर वो अच्छा फीडबैक देते हैं, वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर मरीज को पहले से नहीं पता और एकदम से उसको कहा जाए जी आपका तो ऑपरेशन होगा, उसको पहले से इल्म नहीं था, तो वो फिर एकदम से घबरा जाता है और मरीज के जो घर वाले होते हैं वो भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि ये एकदम से क्यों ऑपरेशन का कहा गया। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए पेशेंट्स की, ताकि उनको नॉलेज हो और वो फिर परेशानी का शिकार ना हो और वो डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट करें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें और जो है बुरा फीडबैक फिर सामने नहीं आए। मतलब ये काउंसलिंग उनके पूरे वो जो 9 महीने के पीरियड होता है उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो मेंटली तैयार रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, मेंटली उनको प्रिपेयर करना चाहिए हर कॉम्प्लिकेशन के बारे में। और दूसरा मुझे बताइएगा डॉक्टर महीन के जिन खवातीन का सी सेक्शन हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो फिर उनको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है और क्या उनको उसके बाद कोई तिब्बी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है? रिकवरी तो देखें जैसे डिलीवरी के बाद और सिजेरियन के बाद जो 6 वीक्स का एक टाइम होता है जिसको आम जुबान में छिला या परप्यूरियम कहते हैं, तो ये रिकवरी टाइम होता है। ठीक है। इसमें जो है ना पेशेंट्स को रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। ये रिकवरी जो है ना तकरीबन 6 वीक्स में हो जाती है। अच्छा। और जहाँ तक आप तिब्बी मसाइल की बात कर रही हैं तो कुछ मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो सिजेरियन आजकल बहुत सेफ हो गया हुआ है, इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे आपने पूछा है तो जो स्टिचेस का एरिया होता है उसमें पेन हो सकती है, इन्फेक्शन का मसला हो सकता है। फिर सिजेरियन चूँकि एक सर्जरी है तो ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस ज़्यादा होने का ख़तरा हो सकता है और इसके अलावा जो है मसाने को, आन को, इनको नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसके अलावा ये है कि अगर आपके 2 या 3 सिजेरियन हैं तो फिर आइंदा भी सिजेरियन ही होते हैं। अच्छा। तो इस तरह से सिजेरियन का चांस भी बढ़ता ही जाता है। बढ़ता ही जाता है। अगर आपका एक सिजेरियन हो गए, 2 सिजेरियन हुए तो 2 के बाद जो है ना वो फिर सिजेरियन ही करवाने होते हैं। तो इस तरह से सिजेरियन का चांस बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा सिजेरियन के बाद जो खून जमने की बीमारी है आपने सुना होगा, जैसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जिसको कहते हैं। अच्छा। तो उसका चांस भी बढ़ जाता है। इनकी क्या वजूहात हैं? क्या कोई लापरवाही होती है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं? बेसिकली बात है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर पेशेंट को पूरा नॉलेज हो और वो सिजेरियन के बाद प्रॉपरली मोबिलाइज हो, वॉक करती रहे, बिल्कुल ऐसे बेड रिडन नहीं हो जाना, वो वॉक करती रहेगी और पानी जो है उसका इंटेक प्रॉपर होगा, हाइड्रेशन वो अपनी प्रॉपर मेंटेन करेगी। और अगर वो ओवरवेट है तो उस सिलसिले में कुछ खास इंजेक्शंस होते हैं, अगर वो भी लगवाएगी तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा डॉक्टर महीन हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ऑपरेशन हो जाता है या चाइल्ड बर्थ के बाद खवातीन को कोई 40 से 50 दिन के लिए टोटली बेड रेस्ट पे डाल दिया जाता है कि आपने यहाँ से उठना तक नहीं है। जी, तो क्या ये सेहतमंद रुझान है? बिल्कुल भी सेहतमंद रुझान नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के बाद रेस्ट करें, लेकिन ये नहीं कि आप बेड रिडन हो जाएं। जो घर के रूटीन के काम काज हैं कुछ दिनों के बाद वो अपनी रूटीन में वापस आ जाना चाहिए। और इसके अलावा डाइट का ख्याल रखें, बहुत घी और इस तरह के जो मक्खन और ऐसी चीज़ें हैं वो भी देने की कतई ज़रूरत नहीं होती। तो एक नॉर्मल रूटीन अपनी जो है वो बरकरार रखें। और इस तरह से रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। अच्छा। और दूसरा डॉक्टर महीन हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत से लोग कहते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने घर का भी कोई काम नहीं करना, सिर्फ बेड रेस्ट करना है, प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान हम काम नहीं करते वो क्या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? वो भी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। हाँ जी, इसके बारे में मैं कहूँगी कि ये तो एक गलत ट्रेडिशन है कि जी प्रेग्नेंट है तो उसने बस रेस्ट ही करना। हाँ एग्जैक्टली, ये गलत चीज़ है। जो रूटीन के कामकाज होते हैं वो करने चाहिए, उनको कंटिन्यू रखें। इससे एक तो आपकी माइल्ड सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ब्लड फ्लो ठीक रहता है, आप अपनी रूटीन में रहते हैं और इससे वेट भी कंट्रोल रहता है, एक्सेसिव वेट गेन भी नहीं होता। और ये वैसे भी अगर आप रूटीन में आप चलते फिरते रहेंगे तो ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी फैसिलिटेट करेगा। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि हम जब नॉर्मल घर के काम करते हैं तो ऐसे पोस्चर्स भी होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि बिल्कुल ऐसे कोई बेड रिडन होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूटीन के काम जारी रखें और रूटीन को कंटिन्यू करें। और दूसरा हम देखते हैं कि बहुत सी मतलब लड़कियां जो है ये भी कहती हैं कि अगर आपकी सी सेक्शन हो गया है तो उसके 1 साल तक आपको सिम्टम्स या आप आफ्टर इफेक्ट्स आते रहते हैं और 1 साल तक आपको रिकवर होना पड़ता है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो रिकवरी टाइम है वो तो 6 वीक्स में रिकवरी हो जाती है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा होता है कि मतलब अप टिल जो है 3 मंथ्स स्टिचेस के एरिया में पेन हो सकती है और इस तरह से माइल्ड सा इशू हो सकता है, लेकिन 1 साल वाला तो ये मिथ है। 1 साल तक कोई ऐसा इशू नहीं होता, रिकवरी पहले ही हो जाती है। 6 वीक्स या फिर मैक्सिमम अप टिल 3 मंथ्स हो जाता है। और दूसरा डॉक्टर महीन, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पैदाइश के वक्त जो बच्चा और जच्चा के अमवात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान 3रे नंबर पर आता है ऐसे ममालिक में। तो यहाँ पर इस तरह के केसेस क्यों इतने पेश आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये जो जच्चा बच्चा की अमवात हैं इसकी बहुत सी वजूहत हैं पाकिस्तान में। एक तो ये है कि देयर इज़ लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं उनमें आप देखें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे घरों में या फिर छोटे छोटे क्लिनिक्स में दाइयाँ होती हैं, मिडवाइफ्स होती हैं जो कि डिलीवर कराती हैं। उनके पास कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं होता, ना उनके पास कोई अच्छी मेडिसिन होती हैं, ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अगर ऐसे केस में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फिर पहले तो वो खुद डील करने की कोशिश करती हैं। अच्छा। और जब उनसे फिर हैंडल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है, तो फिर वो बड़े शहरों की तरफ रेफ़र करती हैं, टर्शरी केयर में रेफ़र करती हैं। और जब तक पेशेंट ने वहाँ पर पहुँचना है उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हुई होती है, बहुत तशवीशनाक हो जाती है। इवन बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के बाद पेशेंट्स पहुँचते हैं। और ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि माँ के पेट के अंदर ही बच्चा फोत हो गया होता है जब तक कि वो बड़े हॉस्पिटल्स में पहुँचती हैं पेशेंट। अच्छा। तो इस सब को कम करने का यही तरीका है कि जो छोटे इलाके हैं उनमें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। बल्कि गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाएं ताकि जच्चा बच्चा की अमवात जो है ना वो कम हो सके। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर क्वैक्स बहुत हैं जिनको कुछ आता नहीं है, वो भी अपने क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं और लोग उनकी तरफ जाते भी बहुत ज़्यादा हैं। अवेयरनेस नहीं है, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आपको लगता है? बिल्कुल, इसके ऊपर काम करना चाहिए। क्वैक्स के अगेंस्ट जो है ना वो एक्शन होना चाहिए जो है, ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, वो डॉक्टर्स के पास जाएं, बड़े हॉस्पिटल्स हों, क्लिनिक्स हों जहाँ पर वो प्रॉपर डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। और ये क्वैक्स के अगेंस्ट जो है ना ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी स्टेज पर हमें डॉक्टर के पास रेगुलरली चले जाना चाहिए? वैसे तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही रेगुलर, इवन प्रेगनेंसी से पहले जब आप प्लान कर रहे होते हैं, जैसे बाहर के ममालिक में तो पहले से फॉलिक एसिड और बहुत सी केयर बताना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन के टेस्ट कराएं और जब ड्यू हो आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। और इसी तरह से 9 मंथ का रेगुलर चेकअप होता है, एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है जिसको फॉलो करना होता है। इनिशियली आप 1 मंथ के बाद, फिर 2 वीक्स के बाद, लास्ट में 1 वीक के बाद फॉलो अप कराना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह आपके डॉक्टर को भी आपकी पूरी हिस्ट्री का पता होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है वो टाइम पर पकड़ी जाती है। ब्लड प्रेशर चेक होता है, वेट गेन चेक होता है, यूरिन के टेस्ट होते हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी और हम डॉक्टर महीन ये भी देखते हैं कि जब ऑपरेशन हो रहा होता है या चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो लड़कियों में आजकल ख़वातीन में ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, वो बढ़ जाता है या लो हो जाता है, इसकी क्या वजूहात है? ब्लड प्रेशर बढ़ने के मसाइल आजकल बहुत सामने आ रहे हैं। एक तो ये है, उसमें जो ओबेसिटी है आजकल बहुत कॉमन हुई है, और इसके अलावा जो बाहर के खाने, ये मतलब फास्ट फूड आजकल बहुत कॉमन हो गई हुई है, इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। बहुत स्पाइसी फूड्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी प्रेगनेंसी में नेचुरली भी कुछ ऐसे बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कि हाइपरटेंशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को, आप अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करेंगे और अपनी बैलेंस डाइट लेंगे तो आप ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं। और आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, यूरिन का टेस्ट कराएं, उसे जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वो भी टाइम पर पिक हो जाती है। और दूसरा हम देखते हैं कि वैसे तो आपका वेट गेन हो रहा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन आप वैसे भी बहुत ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाते हो, तो वज़न को किस तरह कंट्रोल करें हम लोग, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? अच्छा, वज़न को कम करने के लिए ये बात है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट है तो बहुत सारा मक्खन, घी खिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये इतनी हाई फैट फूड्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और हाई शुगर फूड्स भी देने की ज़रूरत नहीं होती। रेगुलर जो बैलेंस डाइट होती है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सैलड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, और इसके अलावा नट्स लें, बीन्स लें, हाई प्रोटीन में मटन लें, फिश, चिकन, मतलब सब कुछ बैलेंस्ड अमाउंट में लें। ये नहीं है कि सिर्फ आप हाई फैट चीज़ें लेते हैं। हाई फैट चीज़ें लें। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ना कि पहले आप एक बंदे के खाते थे, अब आप दो बंदे का खाना शुरू कर दो। और तो हमला ख़वातीन को तरजीही बुनियादों पर मुझे बताइए कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उनके लिए सेफ हो? एक्सरसाइज का ये होता है कि अगर आप डेली 20 मिनट्स की रेगुलर वॉक कर रहे हैं, माइल्ड वॉक है, तो वो काफ़ी होती है। अच्छा। और इसके अलावा ये कि अगर आप पहले से आपको एक्सरसाइज करने की आदत थी तो फिर आप माइल्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। रनिंग नहीं करनी, हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं करनी, लेकिन जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आप करते रहें। बल्कि बाहर के ममालिक में केगल एक्सरसाइजेज, जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं,
वो उनका भी बहुत ट्रेंड है, वहाँ पे एक्सरसाइज की क्लासेस होती हैं, तो वो भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से कर सकते हैं। वो वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी, डॉक्टर माहीन अनवार हमारे साथ मौजूद थी, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर माहीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, आप लोगों के साथ भी काफ़ी टिप्स हम लोगों ने आज शेयर कर दिए। ये बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक था और बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि इसके ऊपर भी बात की जाए, हमें ये जो हमारी कन्फ्यूजन्स हैं ये दूर की जाएं। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की आज कन्फ्यूजन्स भी दूर हो गई होंगी। तो और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बहुत ही मेरे ख्याल से माशरे का और वैसे भी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। और उनके साथ अल्लाह ताला ने इस तरह की सलाहियतें भेजी होती हैं कि वो उनकी खामियां और जो कमियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी हो जाती हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इन स्पेशल बच्चों के हवाले से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं उनकी और जिसको बढ़ाने का और पूरा इस्तेमाल करते हैं। ताहम ये हुकूमत और मुआशरे का फ़र्ज़ है कि वो इन खसूसी बच्चों को वो मौक़े फ़राहम करें जिसके ज़रिए वो अपनी सलाहियतें पॉलिश कर सकें और ज़िंदगी की राह में सबके साथ हम कदम होकर चल सकें। इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मस्कन नामी एक प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें शहर के स्पेशल बच्चों की तालीम और उनकी सलाहियतें निखारने के हवाले से काम किया जाएगा। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आमना आफ्ताब हैं, जो डायरेक्टर हैं हम मशअल राह की, जो मस्कन मंसूबे को हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर एग्जीक्यूट भी करेंगी। आमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, कैसी रही आपकी मॉर्निंग? बहुत जबरदस्त। मौसम के साथ इतनी प्यारी जब खुशखबरियां भी साथ हो तो फिर क्यों नहीं। फिर मॉर्निंग आपकी और भी अच्छी हो जाती है। आमना, ये जो स्पेशल बच्चों के लिए ये जो मंसूबा और प्रोजेक्ट लाया जा रहा है मस्कन, बिलाशुबा बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इसके बारे में हमें बताइएगा, इसके खदोखाल क्या है और ये किस तरह की सहूलियात जो हैं ये देंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है हम मशअल राह फाउंडेशन, वो तकरीबन हमने 3.5 साल पहले काम शुरू किया। इसके पीछे इंस्पिरेशन मेरे अपने बच्चे हैं। मेरे अपने 2 बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ। बेटा मेरा स्टिक्स के साथ वॉक करता है, बेटी मेरी व्हील चेयर पर है। तो मैं जब पाकिस्तान मूव हुई तो यहाँ आके थोड़ा सा मैं ज़रा शॉक में चली गई कि यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ एक्सेप्टेंस का बहुत प्रॉब्लम है, हमारा माइंड सेट अजीब है और सब कुछ। कुछ अर्सा पहले आपको पता है आजकल कोरोना की वबा इतनी फैली हुई थी कि आके बीमारी आती है और अच्छे अच्छे लोगों को उठा के ले जाती है। तो ये कि मैं भी आई एम वन ऑफ द इफेक्टी ऑफ कोरोना। तो जिन दिनों मुझे कोरोना हुआ मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ, यानी कि मैं अंदर कमरे में अपने आप को मैंने आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन वो एक सारा वक्त खौफ रहता था कि यार बच्चों को कोई मेड इस तरह हाथ ना लगाए ज़ोर से, बच्ची मेरी रो क्यों रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उस वक्त मुझे इस सवाल ने, वैसे तो ये सवाल हमेशा से हॉन्ट करता रहा कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, को हॉन्ट करता है जो एग्जैक्टली कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन उस वक्त मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि इस सवाल से डरना नहीं चाहिए बल्कि इससे लड़ना चाहिए। तो फिर ये मस्कन का प्रोजेक्ट थोड़ा सा जहन में आया कि क्यों ना ऐसा घर बनाया जाए जहाँ पे हमारे बच्चे आराम और सुकून के साथ रह सकें, जहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पे हम उनको छोड़ के अपनी सब ने हमने जाना है, हम एज भी हो रहे हैं। तो उस पे इमेज पे ये हमने मस्कन का प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू किया। मस्कन का प्रोजेक्ट फिर मैं गवर्नमेंट में बैतुल माल के चेयरमैन हैं मलिक मोहम्मद आजम साहब, उनके पास गई। मैंने कहा सर ये प्रोजेक्ट करना है, बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत है इसकी। और इस तरह का पहले कभी हमने देखा भी नहीं है प्रोजेक्ट, कि जहाँ पे आप बच्चे जाके रह सकें। एग्जैक्टली। डे केयर सेंटर्स तो हैं जहाँ पे बच्चे स्कूलिंग करते हैं और अपनी थेरेपीज वगैरह करते हैं, बट एक टाइम के बाद कुछ पेरेंट्स जब हयात नहीं रहते तो उन बच्चों का क्या होगा, बहन भाई नहीं रख सकते, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ऐसे नहीं होते, अपने घर में अलग कमरा देने के लिए नहीं होता इन बच्चों को, तो वो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो वो पहले तो सोच में पड़ गई। अच्छा, आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है,
मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक उसके है। बाद ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, फिर हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलाया और वहाँ पे इतना ज़बरदस्त उनकी तरफ से वेलकम था इस प्रोजेक्ट के लिए कि इट वाज अमेजिंग और अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपको। बहुत। इसके लिए डेडिकेशन कितनी चाहिए थी आपको इस काम के लिए? मतलब आपकी भी डेडिकेशन है ही है क्योंकि आपने इसको स्टार्ट किया है, बाकी लोगों की कितनी चाहिए? कोई भी काम जो है ना वो कहते हैं ना इश्क और जुनून के बगैर नहीं हो सकता। और जब आप एक बिल्कुल एक नया आइडिया लेकर आ रहे हो किसी मुल्क में किसी, और वो हम लोगों की ज़रूरत भी है, तो डेडिकेशन तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। अच्छा। इसमें तो वो कहते हैं ना कि अपने आप को बस आपने 24/7 वक्फ कर देना होता है। तो हम लोग छुट्टी नहीं लेते, हम लोग बल्कि छुट्टी वाले दिन भी हम वहाँ पे जाके अपना पूरा प्लान कर रहे होते हैं कि क्या फ्लोर प्लान्स बनेंगे, किस तरह हम इसको करेंगे, क्योंकि बाहर के मुल्कों पे जिस तर्ज पे ये बने हुए हैं ऐसे घर, हम उसको पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। ओके। तो आमना, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अंदाज़न कितने बच्चों के लिए तैयार किया गया है और उसमें किस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा? मेंटली चैलेंज्ड और फिजिकली चैलेंज्ड दोनों बच्चों के लिए इसमें काम किया जाएगा। और हमारा जो एज ग्रुप है वो 2 to 3 years से लेके टिल दे आर अलाइव, ना वहाँ तक वो हमारे साथ रहेंगे। हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन ऐसे किया है कि जो मेंटली चैलेंज्ड हैं उनकी अलग फैसिलिटीज़ होंगी, जो ज़ाहिर बात है कुछ बेड रिडन भी होते हैं, कुछ लोग खा पी नहीं सकते, उनके लिए प्रॉपर नर्सेज और केयर गिवर्स का इंतज़ाम किया हुआ है। जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और मेंटली बेहतर हैं उनको हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ किया कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। अच्छा। वो अपने आप को इतना ग्रूम कर सकें कि वो कुछ छोटा मोटा अपना काम करके तो अपने लिए अर्निंग कर सकें। और बाकी बच्चों के लिए थेरेपीज चीज़ें हमारे माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी हैं बच्चों के साथ। ऑलरेडी मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं 15 साल तक के बच्चों के लिए काम कर रही थी। अब हम पहली दफ़ा आगे प्रोसीड किया है आप लोगों ने। अभी कितने बच्चे हैं इस मस्कन में? 100+ में हैं इस वक्त। अच्छा। मस्कन नहीं, अभी हमारा मस्कन शुरू हो रहा है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। मस्कन में हम लोग अब इंशाल्लाह इसको प्लान करेंगे 200 to 400 के करीब हम लोग इसको करेंगे। डे केयर में हम तकरीबन 200 बच्चों के साथ करेंगे। उसके बाद हम जो बोर्डिंग है, नर्सिंग हमारा होम, उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं 150-200 में हम, क्योंकि दिस इज़ द पायलट प्रोजेक्ट। हम ये पहली दफ़ा सिस्टम क्रिएट करने लगे हैं, बनाने लगे हैं कि हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक ऐसे क्या चीज़ें हम डेवलप करेंगे कि वो उनको बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर सकें, मेडिकली भी फिज़िकली भी। हम लोग पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें ट्रॉमा इंटरवेंशन का प्रोग्राम। अच्छा, और साइकेट्रिक हेल्प उनको प्रॉपरली, जिससे आप ये ड्रग एडिक्ट्स को देते हैं, दूसरों को देते हैं, इनके साथ भी हम पहली दफ़ा साइकोलॉजिकल हेल्प के साथ काम करने लगे। अच्छा। और दूसरा आमना, हमने देखे बहुत से बच्चे ऑटिज्म का भी शिकार होते हैं, सीपी चाइल्ड भी होते हैं। क्या फिर इस तरह के बच्चों को अलग अलग से ट्रीट किया जाएगा? सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं? बिल्कुल, हर बच्चा, इवन ऑटिज्म जो है वो भी डिफरेंट लेवल्स का होता है। हर बच्चा, हर पेशेंट डिफरेंट उसके साथ वो ट्रीट किया जाता है। कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते। किसी में अगर फिजिकली चैलेंज के साथ मेंटली चैलेंज भी होते हैं, कुछ लोग फिजिकली बहुत ज़बरदस्त होते हैं लेकिन मेंटली बिल्कुल बेडरिडन होते हैं। तो वो हर एक का डिफरेंट लेवल का होता है। हमारे IEPs बनते हैं हर पेशेंट के साथ कि उसकी वो अभी मेंटली किस लिमिट तक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशल नीड्स में फिजिकल एज काउंट नहीं होती, हमारी मेंटल एज होती है। तो हम इससे पहले देखते हैं कि जो पेशेंट आया हमारे पास उसकी क्या मेंटल एज है, उस पर हमने किस हद तक काम करना है। किसी की स्पीच पे बहुत काम करना होता है, किसी की फिजियो पे काम करना होता है। तो ये पूरा एक उनका डाटा तैयार होता है। तो क्या स्पेशल कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है? इसमें कितनी टीम है आपके पास, कितना स्टाफ है जो इन सबको उनके हिसाब से ट्रीट करता है? हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल है इसमें होता है। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो तकरीबन हमारे पास 3-4 ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी पढ़े हुए हैं, जिनकी एजुकेशन होती है, फिर वो नीचे अपने लोगों को गाइड करते हैं। फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट अलग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग है, जो कंप्यूटर सिखाते हैं वो अलग है, लर्निंग और राइटिंग के लिए अलग है, जो एकेडमिक्स हैं वो अलग हैं, ब्रेल के लिए अलग स्टाफ है, वोकेशनल किचन गार्डनिंग कराते हैं, फोटोग्राफी वगैरह, मेकअप सिखाते हैं। हर चीज़ का अलग अलग स्टाफ, अलग बड़े प्रोफेशनल लोग हैं हमारे साथ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ बिजनेस फॉर मी। ये एक, वो कहते हैं ना, जब माँ चला रही होती है कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई चीज़, तो वो फिर इस तरह चलाती है कि हर बच्चा मेरा बच्चा है। एग्जैक्टली। तो वो इतनी ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एक
घर में बच्चों को, अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो क्या लगता है आपको आमना कि यहाँ पर हमारे पास तरबियत याफ्ता टीचर्स हैं, क्योंकि जिस तरह हम लोग बच्चे हमारे स्पेशल हैं और उनको ट्रीट करना भी हमें बहुत स्पेशली करना पड़ता है, तो टीचर्स को किस तरह पहले ट्रेन किया जाता है और क्या माहौल होता है वहाँ पर, हम जानना चाह रहे हैं। हमारी कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है मेंटोरिंग हब। वो लोग प्रॉपर स्टाफ की ट्रेनिंग्स कराते हैं। फिर यहाँ पे भी हम ऐसी वो ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स करा रहे होते हैं कि उनको हम प्रॉपर ग्रूम कर सकें। बाहर से क्योंकि हमारा राब्ता है कनाडा वगैरह से भी, उनके भी वहाँ से जो हम लोग ऑनलाइन उनको सेशंस देते हैं अपने यहाँ पे सारे स्टाफ को, क्योंकि हम ये चाहते हैं एक परफेक्ट, जितना अच्छा टीचर होगा उतना अच्छा वो मैनेज कर सकता है एक पेशेंट को, एक बच्चे को, क्योंकि इनको बड़ा सेंसिटिव बच्चे होते हैं और इनको बड़े टेक्ट से हैंडल किया जाता है, इनके इमोशनली बैलेंसेस को और सब कुछ। तो किस तरह के उन्हें मतलब स्किल्स दिए जा रहे हैं? पढ़ाई तो हो ही रही है, साथ साथ उनको और कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जा रही है? इवेंट मैनेजमेंट, फोटोग्राफी वगैरह ये बहुत इजी और कंफर्टेबल होता है, और इसमें होता है कि कंप्यूटर पर बैठ के बच्चे बाद में एडिट कर लेते हैं वीडियोस, तस्वीरें वगैरह, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। हम लोग ये नेचर की फोटोग्राफी वगैरह कराते हैं, एनिमल्स के साथ करवाते हैं। इसके साथ हमारा कंप्यूटर्स में डिफरेंट कोर्सेज हम लोग वो करवा रहे हैं, म्यूज़िक करवाते हैं, पेंटिंग आर्ट्स, ग्लास आर्ट, फैब्रिक पेंटिंग, स्विंग मशीन्स हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनकी मुताबिक, हर एक डिफरेंट अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक। लेकिन ये तो हम आमना देख रहे हैं कि ये थोड़े से बड़े एज ग्रुप के बच्चे ये कर सकते हैं, लेकिन जो 2 से 3 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको किस तरह देखा जाता है, उनकी किस तरह टेक केयर की जाती है? उनके लिए हमारा जो प्लान होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग, वो खुद खा सकें, यानी कि उनके लिए हम लाइफ स्किल प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें कि वो जूता पहन सकें, सॉक्स पहन सकें, कपड़े बटन बंद कर सकें, खोल सकें, उनमें ही तकरीबन 5-6 साल हमारे निकल जाते हैं उनको सिखाते सिखाते। कि जिप कैसे खोलनी बंद करनी है, बटन कैसे करना है, शूज़ कैसे पहनना है। तो उनके लिए हमारे सिर्फ लाइफ स्किल प्रोग्राम्स होता है। लाइफ स्किल्स प्रोग्राम होते हैं। और दूसरा मस्कन की भी थोड़ी बात कर लें, ये कब तक आ जाएगा प्रोग्राम और इसमें क्या क्या हम नई चीज़ें देखने वाले हैं? इंशाल्लाह वेरी सून। और यहाँ मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने महीनों का काम दिनों में किया और एक्चुअली दिनों का काम घंटों में किया। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट उनके पास गया तो उन्होंने कहा इतना ज़बरदस्त है और ये पाकिस्तान में वाकई बहुत बड़ी कमी है। हमारे जैसे खान साहब कहते हैं कि रियासत मदीना बनाना है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ रियासत मदीना कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ये आके रह सकें। मस्कन जो है ये सॉरी कोई बात नहीं, आप आगे दोबारा रिपीट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, मस्कन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी ये जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे इस तरह का रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हवाले से मुझे बताइए कि मौजूद है कि जहाँ से हमें पता चल सके या डाटा हमारे पास आ जाए कि हमारे यहाँ पर कितने स्पेशल चाइल्ड हैं, कितने माजूर बच्चे हैं? पंजाब में जो हमारी अभी लेटेस्ट रिसर्च थी 12.6 मिलियन लोग स्पेशल नीड्स के साथ। ये सिर्फ पंजाब की? ये सिर्फ पंजाब की। और यहाँ पे जब हम लोग अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे तो हमें ये भी पता चला कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि ज़्यादातर बच्चों को, लोगों को इंजेक्शंस के थ्रू जहर दे दिया जाता है। उनको कमरों में बंद रखा जाता है, चेन कर दिया जाता है, मज़ारों में जाके छोड़ आते हैं कि ये तो साइन है, और रेलवे स्टेशन पे छोड़ देते हैं भीख मांगने, क्योंकि वो लोग संभाल नहीं सकते। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है सोसाइटी का कि इतना बड़ा सेक्टर अफेक्टेड है स्पेशल नीड्स के साथ, और अभी तक उनको कोई रखने की जगह नहीं थी। तो ये कि इंशाल्लाह मस्कन विल बी वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा इंशाल्लाह। हम इस पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया में इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इंशाल्लाह, और लोग इसको कॉपी करेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। हम भी चाहते हैं। और हम मशले राह जो है, ये प्रोग्राम सिर्फ पंजाब में, लाहौर में ही है या और भी कहीं पर है? अभी तो हम लोग सिर्फ पंजाब में काम कर रहे हैं। अभी हम जैसे स्क्वायर्स पायलट प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं लाहौर में मस्कन को। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर ने हमें, मिनिस्टर साहब ने हमें बिल्डिंग इस वक्त दी है। एक्चुअली वी आर गिवन 3 बिल्डिंग्स, जिनको हम तीनों को सिंक्रोनाइज करके पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली द फैसिलिटेटर्स, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स।
तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हम गवर्नमेंट का बाजू बने, हम गवर्नमेंट के ही इदारों को मजबूत करें, हमें अलग से कुछ नहीं करना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पाकिस्तान के ही जो इदारे ऑलरेडी बने हुए हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। हम पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करें और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। लेकिन मैं आमना यही आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, बल्कि हर कोई इससे बड़ा कंसर्न होता है कि आप जैसे बाहर भी रही हैं, आप वहाँ से देखकर भी आई हैं, तो अगर कंपेयर किया जाए बाहर इन स्पेशल बच्चों की सहूलियात के हवाले से देखा जाए तो क्या लगता है हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं और क्या क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है? वी आर एट जीरो। अच्छा, एक तो हमारा माइंडसेट, मुझे यहाँ पे लोगों का ये एक इमेज है कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं वो पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सज़ा मिल रही है और तौबा तौबा करो, और यानी कि हमारा जो माइंडसेट है एक्सेप्टेंस का वो नहीं है। लोग शादियों पे नहीं बुलाते, लोग बच्चों की सालगिरहों पे नहीं बुलाते कि नज़र लग जाएगी, ये पता नहीं कौन। आप इतनी बदकिस्मती है हमारे लोगों की। आप ये सोचें कि हमारा अल्लाह क्या कभी गलती कर सकता है? अगर अल्लाह गलती नहीं करता तो ये बच्चे किसी गलती का सज़ा कैसे हो सकते हैं? यानी कि सोचने की बात है कि आप प्लीज़ इन बच्चों को टैग मत बनाएं, इनको वो मत करें। तो इसको एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर जो है एक तो एक्सेप्टेंस आ गई है, दूसरा हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, कि हमारे आप देख लें रेलवे स्टेशंस हैं, इवन आपके एटीएम्स मशीन्स पे जाना है, आपने फार्मेसीज जाना है, ग्रोसरी करने जाना है, क्या कोई रैम्प्स बने हुए आपको नजर आते हैं कहीं? कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? और ये खाली स्पेशल नीड्स का प्रॉब्लम नहीं है, इवन जो टेम्परेरी डिसेबिलिटीज हैं वो भी अपना काम नहीं कर सकते। कल को खुदा ना खास्ता मुझे या किसी को भी नॉर्मल चलते फिरते एकदम कोई व्हीलचेयर पे आए या स्टिक्स पे आए तो क्या हम एटीएम भी जा सकते हैं या हमने अपने ड्राइवर से कहना है कि जाके पैसे निकाल के लाओ? बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफी सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे कंसर्न है, जो यहाँ पे होने चाहिए एड्रेस। तो अब कोशिश है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक एड्रेस, एक कंसर्न को पकड़ेंगे, उसको एड्रेस करेंगे यार। आगे इन चीजों पे जो छोटी छोटी चीजें, इन पे भी काम किया जाएगा मस्कन की तरफ से। मस्कन तो अभी एक प्रोजेक्ट है, इनका बोर्डिंग और नर्सिंग होम है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है फॉर स्पेशली एबल्ड। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सेसिबल पाकिस्तान पे जाएंगे। ठीक है। और जो स्पेशल बच्चे हैं, मुझे आप नहीं बताइएगा आप लोग किस तरह उन तक पहुंचते हैं या वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, क्या ये प्रोसीजर है? ज़्यादातर तो अब लोग खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब काफ़ी नाम है। अभी लास्ट ईयर नवंबर में हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से शान पाकिस्तान का अवार्ड मिला है। उससे पहले हमें गवर्नर साहब से हीरो ऑफ कोरोना वॉर का अवार्ड मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल नीड्स सेक्टर में पंजाब में हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द नोन ऑर्गेनाइजेशंस। तो लोग अब खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं। हम लोग फ्री व्हील चेयर्स, हेयरिंग एड्स, ब्लाइंड्स के लिए वाइट केन्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है, थेरेपीज होती हैं। वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री है। एवरीथिंग सब कुछ फ्री है। और जिस तरह हम बच्चों की बात करें, इस तरह हम देखते हैं आमना के ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, या उनके हवाले से भी कोई काम होगा आगे जाकर या हो रहा है अभी भी? जो स्पेशल नीड्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशल नीड्स पे फोकस हैं, तो डेफिनेटली उस पर हम काफ़ी ज़्यादा उसमें करते हैं। जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, डेफिनेटली वो हमारे अंडर अम्ब्रेला ही आते हैं। अच्छा, ये सब कुछ ही आपके अंडर आते हैं। ठीक है जी। आमना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी, डायरेक्टर हैं हम मशले राह और फोकल पर्सन हैं मस्कन की। आमना बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और आपने हमें वक्त दिया और आपने अपनी जो इनिशिएटिव है इसके बारे में हमें बताया है। और जनाब ये बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है और हम सबको ही इसको बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके हवाले से तारीफ़ के काबिल है वो भी कि वो इतना अच्छा स्पेशल बच्चों के लिए इनिशिएटिव लेकर आए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना वीकेंड आपने भरपूर तरीके से गुजारना है, मैं भी गुजारूंगी और हम अब मंडे को मिलेंगे और एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।